हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक पॉइंट्स के बारे में बहुत सारी बातें हमने करी, शायद आपको समझ में आई होंगी। आगे थोड़ी सी और नई चीज़ें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पॉइंट होता है नेक्स्ट पॉइंट देखिए। आज अपन बात करने वाले हैं मिरर इमेज के बारे में। ठीक है, मिरर इमेज के बारे में आप जानते होंगे। तो अगर आप मिरर में इमेज देखते हो अपनी, तो उसकी क्या खास बात होती है। सबसे पहले देखिए कि जितना आप मिरर से आगे खड़े हो, आपकी इमेज मिरर्स के उतना ही पीछे रहेगी। जितना आप मिरर के आगे खड़े हो, आपकी इमेज मिरर के पीछे उतनी ही दूर पे बनेगी। यही बस सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब क्या बताने वाला हूँ, देखिए। मान लीजिए इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम आप जानते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला। अभी इसके बारे में तो आपको कोई ज़्यादा डाउट है नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भी अपना एक पॉइंट यहाँ पे था P7,3, मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, तो डेफिनेटली एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होने पड़ेंगे। ये ध्यान से भी आपको देखना है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ऐसा बोला कि सर मान लीजिए ये जो एक्स एक्सिस है वो मिरर है। ऐसे मान लो कि ये एक्स एक्सिस एक मिरर है और इस पॉइंट का हमको इमेज बनाना है। तो वो इमेज कहाँ पे बनेगा ये देखिए। तो आप बोलोगे कि बिल्कुल इमेज, इसको अगर हम देखें तो इसका इमेज यहाँ पे कहीं बनेगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है और आपने एक्स एक्सिस को मिरर बोला है, तो उसका इमेज हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। ये तो पहली बात है। दूसरी बात क्या है देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये नीचे होना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जितना मिरर के आगे होता है उसका इमेज मिरर से उतना ही पीछे बनता है। तो कोई बात नहीं है, हमको ये पता था कि इसका नाम क्या है 7,3 इस पॉइंट का। ठीक है, वैल्यू कितना है, नाम क्या है 7,3। इसका मतलब है जब मैं ओरिजिन से चला था यहाँ तक तो मुझे 7 चलना पड़ा था, और इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद जब मैं इस पॉइंट पे ऐसे पहुँचा तो मुझे 3 चलना पड़ा था। ये बात तो समझ में आती है। अगर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 7,3 है, इसका मतलब एक्स की डायरेक्शन में 7 चलना पड़ा होगा और वाई की डायरेक्शन में 3 चलना पड़ा होगा। क्लियर है? इसका मतलब अगर ये 3 यूनिट है तो ये वाला भी कितना होगा, 3 यूनिट ही होगा। तो मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना था। इसको मैंने मान लीजिए पी प्राइम मैंने बोल दिया, पी डैश। इसका कोऑर्डिनेट मुझे बताना था। तो कोऑर्डिनेट मैं कैसे बताऊं, मैं बोलूंगा कि सर आप मुझे ये बताइए। कोऑर्डिनेट तभी आपको पता चल जाते हैं, उल्टा भी यही सत्य होता है। मान लीजिए कि 7,3 था, तो मुझे क्या पता चला कि एक्स के डायरेक्शन में 7 चलना है और वाई की डायरेक्शन में 3 चलना है। अब कोई मुझे कह दे कि एक ऐसा पॉइंट है एक्स की डायरेक्शन में तो 5 चलना है और वाई की डायरेक्शन में 2 चलना है, तो उस पॉइंट का नाम क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो तुरंत आप बोल दोगे सर 5,2, क्योंकि जितना एक्स की डायरेक्शन में चलना होता है वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट, जितना वाई की डायरेक्शन में चलना होता है वो उसका वाई कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट पर आने के लिए आपको एक्स की डायरेक्शन में 7 चलना पड़ा, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 7, और वाई की डायरेक्शन में कितना चलना पड़ा, उल्टा 3। उल्टा 3 का मतलब है नीचे आना पड़ा आपको, और जब भी वाई डायरेक्शन में उल्टा चलते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं, तो आंसर आ जाएगा -3। क्लियर है? तो इसका मतलब एक्स एक्सिस में इमेज लिया तो क्या हुआ, एक्स एक्सिस में इमेज लिया तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें तो बदलाव नहीं आया, वो तो चेंज हुए बिना जितना था उतना ही रह गया, और वाई कोऑर्डिनेट जो भी था उसमें एक एक्स्ट्रा माइनस आ गया। ठीक है, तो पहली चीज मुझे क्या समझ में आई, पहली चीज, अगर अपन किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस में इमेज लेते हैं, अगर हम एक्स एक्सिस का किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस में इमेज लेते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट उसका नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, मिरर इमेज ऑफ पॉइंट x, y with respect to x axis will be x, -y। अगर कोई भी पॉइंट का मिरर इमेज एक्स एक्सिस में लेना है तो उसका मिरर इमेज करने के बाद में जो नया पॉइंट आएगा उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, x, -y। तो क्वेश्चन मेरा क्या पूछ लिया गया, क्वेश्चन मैंने पूछा पॉइंट P का मिरर इमेज लीजिए। P आपको दे रखा है -3, -5। ठीक है, फाइंड मिरर इमेज
ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? आंसर क्या रहेगा? P प्राइम, x एक्सिस में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो तो -3 का -3 ही रहेगा, और y कोऑर्डिनेट को आपको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो -5 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया? 5। ये आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? तो जब भी x एक्सिस में मिरर इमेज की बात आएगी तो y कोऑर्डिनेट को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? सेम इसी तरीके से दूसरा पॉइंट आप समझ गए होंगे कि अगर मैं इसी क्वेश्चन में P पॉइंट का मिरर इमेज इस साइड लेता, y एक्सिस में इसका मिरर इमेज लेता, तो वो पॉइंट यहाँ पे कहीं आता, तो मैं क्या बोलता? अभी मैं ये अगर ये डिस्टेंस 7 है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होनी पड़ती? 7 होनी पड़ती। तो आप क्या बोलते भाई, यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है, ठीक है, वो कितनी होती है? 7। यानी y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो तो x कोऑर्डिनेट होता है, तो x कोऑर्डिनेट अब की बार लेकिन कौन से डायरेक्शन में है? नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए आंसर कितना आएगा? ठीक है, सेम वैसे ही है। देखिए आप देखिए, ये 3 है तो ये वाला भी कितना रहेगा? 3। ये वाला कितना रहेगा? 7। ये तो 7 था, तो इस पर जाने के लिए 7 प्लस में चलना पड़ा, 3 प्लस में चलना पड़ा, तो उसका आंसर आ गया 7,3। इस यहाँ पर पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस में 7 चलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -7, और प्लस में 3 चलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा +3, तो आंसर आ जाएगा -7,3। ये तो समझ गए होंगे। ये जो डायरेक्शन है वो x में माइनस की डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है वो y में प्लस की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन होगी वो y में होगी लेकिन माइनस की होगी, ये डायरेक्शन जो होगी वो x में होगी लेकिन प्लस में होगी। तो इसी तरीके से हमने काम किया। तो नया जो पॉइंट है वो कितना आ गया? -7,3। तो यहाँ से देखिए 7 की जगह कितना हो गया? -7, और 3 की जगह 3 ही रहा। तो मैं क्या बोलूँगा? इमेज ऑफ पॉइंट x, y with respect to y axis can be given as -x, y। y को सेम रखना है और x को क्या कर देना है? सब उल्टा होता है, ठीक है ना, याद रखना, सब उल्टा है। y एक्सिस में इमेज लेना है तो y एक्सिस में इमेज लेना है तो y एक्सिस को सेम रखना है, x में चेंज करना है। x एक्सिस में इमेज लेना है तो x कोऑर्डिनेट को सेम रखना है और y में चेंज कर देना है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा ये मेथड था। 2 बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, तीसरी बात, थर्ड बात क्या है? अगर किसी पॉइंट का ओरिजिन में इमेज लेना होता है, ठीक है, जैसे कि कोई पॉइंट P था 7,3, आपसे बोला गया कि इसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इमेज लीजिए। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इमेज का मतलब है ऐसे लाइए, यहाँ से जितनी डिस्टेंस है उसी को आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, तो उस पॉइंट को मैं P प्राइम अगर बोलता हूँ तो उसका कोऑर्डिनेट होगा -7, -3। अगर ओरिजिन में कभी भी आप इमेज निकालते हो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएंगे मतलब नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पहले से नेगेटिव थे तो वो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। मतलब इसका इमेज कौन आएगा? ये। इसका इमेज कौन आएगा? ये। तो इसमें पहले से ही नेगेटिव थे तो ये पॉजिटिव बन गए, पहले से ही पॉजिटिव थे तो नेगेटिव बन गए। मान लीजिए ये पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता, तो इमेज के बाद ये नेगेटिव हो जाता और ये पॉजिटिव हो जाता। मतलब दोनों को ही माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। मैं बोलूँगा तीसरा पॉइंट, इमेज of point x, y with respect to origin can be given as या will be -x, -y। तो उसका इमेज का नाम क्या होगा? -x, -y। याद रहेगा, बहुत आसान सी चीज़ है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू बताइए, तो आपसे बोला जाएगा फाइंड मिरर इमेज ऑफ पॉइंट P -3,7 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो आंसर आप कितना बताओगे? दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो,
तो दोनों को माइनस, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 3, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -7। क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है, कोई पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो थर्ड में चला जाएगा, सेकंड है तो वो फोर्थ में चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट एक पॉइंट और बचा हुआ है मिरर इमेज के लिए, उसको आपको याद कर लेना है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, मिरर इमेज ऑफ पॉइंट P x, y with respect to y is equal to x line, with respect to y is equal to x line can be given as P prime y, x। ठीक है, ये अभी आपको ना समझ में आया तो कोई बात नहीं है, आगे स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। बट अभी के लिए याद कर लीजिए कि जब भी y इज इक्वल टू एक्स लाइन में आपको मिरर इमेज निकालना होगा तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को उल्टा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कोई, बताइए फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट P 7, -5 विद रेस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू एक्स लाइन, तो आंसर आ जाएगा -5, 7। इसको चेंज कर दो x कोऑर्डिनेट, इसको चेंज कर दो y कोऑर्डिनेट। ठीक है, समझ में आई बात। तो ऐसे मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट इस तरीके से होता है। तो मिरर इमेज का आपको समझ में आ गई होगी क्या क्या बात है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपकी शीट में भी मिलेंगे, तो वो सब आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो पॉइंट के बारे में हमने देख लिया कि भाई एक पॉइंट अगर कहीं पर हो तो कैसे कैसे हम बात कर सकते हैं, किस तरीके से काम कर सकते हैं, ये बात हम कर चुके हैं। अभी बात करेंगे नेक्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट P था, मान लीजिए x, y था, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट P था x1, y1, और एक दूसरा पॉइंट Q था x2, y2। ये दो पॉइंट आपको दे रखे थे। तो आपने बोला कि सर P पॉइंट पर मैं ओरिजिन से पहुँच सकता हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। Q पॉइंट पर भी मैं ओरिजिन से चल के जा सकता हूँ। कितना चलना पड़ेगा, x की डायरेक्शन में x2 चलना पड़ेगा, y की डायरेक्शन में y2 चलना पड़ेगा, तो वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। बट अगर मुझे P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो वो मैं कैसे निकालूँ, यही बस मुझे आप समझा दीजिए। तो कोई बात नहीं, समझा देते हैं। तो आप बोलोगे, अगर मैं आपसे पूछूँ कि P पॉइंट पर आपको पहुँचना है तो P पर कैसे पहुँचोगे, तो आप बोलोगे कि मैं P पर पहुँचने के लिए यहाँ से यहाँ तक x1 जाऊँगा और फिर यहाँ से यहाँ तक मैं y1 चला जाऊँगा। फिर किसी ने बोला कि आपको इस Q पॉइंट पर पहुँचना है तो कैसे जाओगे, आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक टोटल मैं x2 चला जाऊँगा और ये ऊपर डायरेक्शन में y2 चला जाऊँगा, तो Q पर पहुँच गया। मुझे क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस। कोई बात नहीं, ये डिस्टेंस हम निकाल देते हैं और इस डिस्टेंस को नाम मैं एक बार के लिए PQ डिस्टेंस रखता हूँ कि मुझे ये PQ डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऐसे करके एक ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया, राइट एंगल ट्राइंगल मैंने कंप्लीट किया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप समझदार हैं, आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस निकालिए चाहे ये डिस्टेंस निकालिए, एक ही बात है। आपको अगर ये डिस्टेंस चाहिए तो आप ये पहले कैलकुलेट कर लो, उसके बाद वो तो उसके इक्वल ही आएगी। अब ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, ये तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था पिछली क्लास में ही। पिछली क्लास में क्या बात करी थी कि अगर दो पॉइंट के बीच के आपको डिस्टेंस चाहिए तो बड़े वाले में से छोटे वाला कर दो माइनस। तो बड़े वाला कितना था, ये लंबा पूरा कितना था x2, और ये छोटा कितना था x1। तो आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस होएगी x2 माइनस x1, यानी ये डिस्टेंस भी होएगी x2 माइनस x1। आगे बात समझ में। सेम इसी तरीके से आपने पूछा कि भाई ये डिस्टेंस कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर ये जो बड़ी डिस्टेंस आपको दिख रही है वो तो है y2, और ये जो यहाँ तक छोटी डिस्टेंस आपको दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ये है y1। तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है वो कितनी आ गई है, ये तो सर y2 माइनस y1 आ गई है।
क्लियर है। अब अगर पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको याद हो तो पाइथागोरस थ्योरम से आप बोल सकते हो पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू इज इक्वल्स टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैसे स्क्वायर से अंडर रूट में लाते हैं तो प्लस माइनस यहाँ पे लगना चाहिए था, बट मैंने लगाया नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, इसीलिए हमको बाय डिफ़ॉल्ट प्लस वाला ही साइन लेना पड़ेगा, माइनस का साइन हम नहीं ले सकते हैं। तो ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, बस इसी को याद कर लेना है। तो इसको जैसे ही अपन याद कर लेंगे कोई टेंशन आएगी नहीं। तो पहला एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 7,3 एंड 5,4। डिस्टेंस कैलकुलेट करिए। तो कोई बात नहीं है सर, पी क्यू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, अब y2 किसको भी बोलिए x2 किसको भी बोलिए, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो इसको मैं 2 वाला बोलता हूँ, इसको 1 वाला, तो 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा अंडर रूट में 7 में से 5 गया, 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, प्लस यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 5। तो आप जानते हैं डिस्टेंस कैसे निकालना होता है, इसलिए आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा और ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो बढ़िया, आगे बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, देखिए तो क्या कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला में, देखिए इसने ऐसे कुछ बोला गया है कि भाई एक पॉइंट था, कोई भी पॉइंट P मान लीजिए x1, y1, और एक पॉइंट Q था जो कि था मान लीजिए x2, y2। तो आपको ऐसा बोला गया कि जब मैंने इस PQ डिस्टेंस को ऐसे मिलाया, PQ लाइन को ऐसे मिलाया, तो एक पॉइंट P बीच में कहीं आया, P पॉइंट x, y, जो इस लाइन को m1:m2 के रेशियो में कट कर रहा था। तो इस पार्ट को, इस लाइन को m1:m2 के रेशियो में कट कर रहा था इंटरनली। इंटरनली का मतलब क्या होता है, जो कट करने वाला पॉइंट वो अंदर होता है। एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है, वो कट करने वाला पॉइंट बाहर होता है। तो आपको ऐसे बोला गया, ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो पी क्यू पॉइंट आ गया, तो इसको मैं बोल देता हूँ कोई पॉइंट मान लीजिए ए है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो पी ए है और डिवाइडेड बाय जो क्यू ए है वो m1 डिवाइडेड बाय m2 है, ये आपको दे रखा है। तो जो ए पॉइंट था वो रेशियो इस तरीके से कट कर रहा था, और ये बोला गया था कि इंटरनली है। इंटरनली का ये मतलब होता है कि वो पॉइंट कट करने वाला बीच में था। क्लियर है, बात समझ में आई आपको? तो कैसे कैसे हम पढ़ सकते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ से ये 3 पॉइंट आपको पहले से ही दे रखे हैं। तो फिर से हम क्या बोलेंगे, इस तरीके से हमने ट्राइंगल जैसा कंप्लीट किया। तो अभी आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, तो आप बिना सोचे समझे आराम से बता सकते हैं कि सर ये डिस्टेंस आएगी x माइनस x1। ठीक है, x माइनस x1 ये डिस्टेंस है। क्यों आएगी ये डिस्टेंस, देखिए ध्यान से। भाई यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको x1 चलना पड़ता, अगर मैं ऐसे कंप्लीट करूँ देखिए, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको x1 चलना पड़ता, और यहाँ तक पहुँचने के लिए इधर x चलना पड़ता। तो ये x1 थी, ये x थी, तो बीच की डिस्टेंस कितनी बच गई, x माइनस x1। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो आप क्या बोलते, आप बोलते सर मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए x2 चलना पड़ता, उसमें से ये x1 मैंने घटा दिया, तो आंसर आ गया x2 माइनस x1। सेम अगर इसी तरीके से मैं बात करूं तो ये हो जाएगी y2 माइनस y1, और ये हो जाएगी y माइनस y1। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, इतना हमने कर दिया है।
अगर इतना आपने कर दिया तो अब क्या बताएं, अब हम बोलते हैं जो ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, एक तो ये छोटा ट्राइंगल दिख रहा होगा, एक ये बड़ा ट्राइंगल दिख रहा होगा। दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? दोनों ट्राइंगल कैसे? सिमिलर ट्राइंगल। अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो उसमें आप जानते हो कि साइड्स का जो रेशियो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। ये सिमिलर ट्राइंगल में हमने बात करी थी 10th क्लास में। तो 10th क्लास में आपको ये पढ़ाया होगा कि जो दो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनमें साइड्स का रेशियो हमेशा सेम होता है। तो अगर आपको मैं ये पूछूं कि भाई छोटे ट्राइंगल की ये वाली साइड कितनी है, छोटे वाले ट्राइंगल का ये बेस कितना है, तो आप बोलोगे कि सर वो बेस तो है x माइनस x1, ठीक है, डिवाइडेड बाई बड़े ट्राइंगल का बेस कितना है, ये जो बड़ा ट्राइंगल है इस बड़े ट्राइंगल का बेस कितना है, वो है x2 माइनस x1, ठीक है, इज इक्वल्स टू छोटे ट्राइंगल की हाइट कितनी है, तो ये हाइट है छोटे ट्राइंगल की, छोटे ट्राइंगल की हाइट कितनी है y माइनस y1 डिवाइडेड बाई बड़े ट्राइंगल की हाइट कितनी है, आप बोलोगे y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू, अगर आपसे पूछा जाए छोटे ट्राइंगल का हाइपोटेनियस कितना है, तो अगर आप छोटे ट्राइंगल के हाइपोटेनियस को m1 बोलते हो तो बड़े ट्राइंगल का हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, ये जो बड़ा ट्राइंगल है इसका हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m1 प्लस m2। ध्यान देना ओनली m2 नहीं होगा, ओनली m2 तो इतना सा है, हमको ये पूरा चाहिए तो हमने कितना लिखा है m1 प्लस m2। बस अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। सबसे पहले इसको और इसको सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिलेगा आपको x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m1 प्लस m2। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x के साथ में आ गया m1 प्लस m2 माइनस x1 के साथ में आ गया m1 प्लस m2 और इज इक्वल्स टू में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो m1 x2 माइनस m1 x1, तो x इंटू m1 प्लस m2, इसको तो ऐसे ही रखा, इसको थोड़ा ओपन कर दिया तो ये आ गया m1 x1 माइनस m2 x1 इज इक्वल्स टू m1 x2 माइनस m1 x1। तो ये m1 x1 माइनस का है, इधर भी m1 x1 माइनस का है, दोनों कट जाएंगे तो यहाँ से बच गया x इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू m1 x2, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा m2 x1, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये वैल्यू आ चुकी है x की। x की वैल्यू कब आई है, जब हमने इसको और इसको उठाया। अभी इन दोनों को उठा लेंगे, इन दोनों को जब इक्वल हम करेंगे तो सेम इसी तरीके से y की वैल्यू आ जाएगी m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये बात शायद आपको समझ में आई होगी कि जब भी इंटरनल डिवीजन की बात हो, जब भी इंटरनल डिवीजन की बात हो तो ऐसे x और y के फॉर्मूले जरूर बनेंगे। क्लियर है? तो चलिए थोड़ा सा इसको और हम पढ़ते हैं, एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, एक्सटर्नली हम पढ़ लेते हैं, साथ में एक्सटर्नली भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो एक्सटर्नली में क्या होगा, ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा डायग्राम अलग बनेगा। तो देखिए क्या होगा एक्सटर्नली में। अब इस इंटरनली की जगह क्या आ जाएगा, एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब क्या है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, यानी जो ए पॉइंट है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है वो बाहर की साइड में होगा। डायग्राम कैसे बनेगा ये देखिए ध्यान से। मतलब ये पॉइंट P था, ये पॉइंट होगा Q और ये पॉइंट होगा A। ए पॉइंट जो है वो अब P और Q के बीच में नहीं होगा, वो P और Q के बाहर होगा। तो ये पॉइंट है x1, y1, ये पॉइंट था x2, y2 और ये पॉइंट हमने बताया था x, y। अब आपसे बोला गया है कि PA की वैल्यू अगर m1 है, तो PA की वैल्यू अगर m1 है, मतलब यहाँ से लेकर जो टोटल अगर आप पूछें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल, तो वो m1 होगी। और QA की वैल्यू कितनी होगी, m2, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो होगी वो m2।
ये रेशियो है m1:m2 का। तो उसमें तो बीच में पॉइंट होता था, तो m1:m2 ऐसे होता था। ये एक्सटर्नली है, इसलिए इसका रेशियो इस तरीके से होगा कि PA बराबर m1, QA बराबर m2, ऐसे रेशियो वाइज हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हमने ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया इस तरीके से। अब ये ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे तो इसकी वैल्यू अब की बार कितनी हो जाएगी, x2 - x1। अगर मैं इस बड़े की वैल्यू पूछूं यहां से लेकर यहां तक की, तो वो कितनी हो जाएगी, उसका कोऑर्डिनेट x और माइनस इसका कोऑर्डिनेट x1, तो x - x1। अगर इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा y2 - y1, और ये कितना हो जाएगा, y - y1। फिर से हाइपोटेनियस वाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो फिर से लगाएंगे तो इस छोटे वाले का बेस कितना हो जाएगा, x2 - x1, और डिवाइडेड बाय बड़े वाले का बेस कितना हो जाएगा, x - x1 इज इक्वल्स टू छोटे वाले की हाइट कितनी होगी, y2 - y1 डिवाइडेड बाय बड़े वाले की हाइट कितनी होगी, y - y1 इज इक्वल्स टू छोटे वाले का, जो ये देख रहे हो आप, छोटे वाले का हाइपोटेनियस ये कितना होगा, आप बोलोगे ये होगा m1 - m2, और डिवाइडेड बाय बड़े वाले का ये पूरा हाइपोटेनियस कितना होगा, m1। तो फिर से जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो फिर से x की वैल्यू आ जाएगी m1x2 - m2x1 डिवाइडेड बाय m1 - m2, और y का आंसर आ जाएगा m1y2 - m2y1 डिवाइडेड बाय m1 - m2, तो ये आ जाएगा x और y। ठीक है, तो x इंटरनली के लिए यहाँ पे प्लस का साइन था, तो एक्सटर्नली के लिए यहाँ बीच में माइनस का साइन हो जाएगा। तो आई होप आप समझे होंगे, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अगर एक एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाएंगे शायद। तो अभी चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन ऑफ द डे में हम आते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, तो आपको भेजना है, क्वेश्चन इस तरीके से है, लेट, ठीक है, अ पॉइंट P ठीक है डिवाइड्स AB in the ratio 7:3, ठीक है, then find point P। पहला पार्ट है इंटरनली और दूसरा पार्ट है एक्सटर्नली। ठीक है, तो पहले केस में तो क्या हो रहा है, ये P पॉइंट है, इंटरनली इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है और दूसरे में एक्सटर्नली में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जहां पर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 7,3 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5,2। तो ये P और Q दोनों पॉइंट आपको दे रखे हैं, P और Q नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, A और B पॉइंट आपको दे रखे हैं। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको बताना है, जबकि AB लाइन को ये 7:3 रेशियो में कट करता है इंटरनली और 7:3 रेशियो में कट करता है एक्सटर्नली। तो इंटरनली के टाइम बीच में प्लस का साइन लगाना है, एक्सटर्नली के टाइम बीच में माइनस का साइन लगाना है, और ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देना। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। क्लियर है?